गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वापस से आपके लिए लेके आया हूं। आज है स्टैंडर्ड 10, सब्जेक्ट हिंदी एंड चैप्टर नंबर है 12। आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। पढ़ाई के रिलेटेड नहीं है, पर एक चैप्टर के रिलेटेड बात कर रहे हैं। शुरुआत कैसी है कि देखो, हम बहुत सारे मूवी है, कार्टून है, टेलीविजन के ऊपर और इंटरनेट के ऊपर कितनी सारी चीजें देखते हैं। और खासकर तो मुझे पसंद है डोरेमोन, जिसके पास कितनी खूबसूरत से अलग अलग चीजें होती है। एंड जो उसके पास होता है ना, एनीवेयर डोर, यानी उस डोर के अंदर कोई भी आप नंबर डाल दो और आप कहीं से भी निकल सकते हो। एक समय ऐसा था जब मोबाइल के बारे में कोई जानता भी नहीं था, पर आज देखो, हम मोबाइल के जरिए हम कहीं पर भी जा सकते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, एक नई शुरुआत, एक कहानी है जो कि साइंस फिक्शन बेस्ड है। और उसके अंदर क्या होने वाला पता है? ऐसा जो आप चित्र में देख रहे हो कि कुछ डॉक्टर पेशेंट को देख रहे हैं, तो पेशेंट क्या हो रहा है, धीरे 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 गायब हो रहा है। यस, ऐसे कैसे हो सकता है? आज ये गायब होने की बात, यानी कि एक मशीन है, नाम है उसका मानव प्रक्षेपण यंत्र। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। पर ये हमें बात कौन बता रहा है? तो बता रहे हैं झाकिर अली जी। यस, नाम है रजनीश जी। और बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी के अंदर साइंस फिक्शन के ऊपर, वैज्ञानिक बातों को लेकर बहुत ही अच्छी उसने किताबें लिखी है, अभी भी लिख रहे हैं और हमारी इंटरेस्ट को और भी आगे ले जा रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन के अंदर 4 वैज्ञानिक उपन्यास लिखे, 3 बाल उपन्यास लिखे, 18 बाल कहानियां संग्रह लिखी। कुल मिलकर 63 पुस्तकें उसकी अभी तक प्रकाशित हो चुकी है। और चमत्कार, सपनों का गांव, विज्ञान की कथा है, गिनी पिग, ये बहुत ही खूबसूरत सी बुक है, आप जरूर पढ़िएगा। समय के पार, ये सारे उपन्यास पढ़ने लायक है। और यही लेखन के कारण से विज्ञान कथा भूषण सम्मान से भारतेंदु जी हरिश्चंद्र पुरस्कार से उसको सम्मानित भी किया गया है। इसलिए ऐसे महान लेखक के पास जो विज्ञान की बातें हैं, हमें आज जाननी चाहिए, क्योंकि आज ये चैप्टर हमारी हिंदी में है। तो चलो शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि एग्जैक्टली इस चैप्टर में है क्या। मानव प्रक्षेपण यंत्र, क्या मानव उसमें गायब हो जाता है? हाँ, मानव गायब हो जाता है। देखते कैसे गायब होते हैं, ऐसे। तो शुरुआत करते हैं कुछ इस तरह से। एक प्रोफेसर जी है, नाम है रामेश जी। और उसके एक सहायक है जिसको हम कहते हैं असिस्टेंट, नाम है उसका माधवन। उसके जीवन में आज भयंकर अद्भुत क्षण थे। उसके जीवन में आज वो होने वाला था जो अद्भुत भी नहीं, असंभव था। यानी कि मानव के इतिहास में आज पहली बार ये जो है हमारे प्रोफेसर रामेश जी है, ये और ये है उसके सहायक असिस्टेंट जी, उन दोनों की लाइफ के अंदर मानव प्रक्षेपण यंत्र आज संपन्न, कंप्लीट होने वाला था। और ये दोनों की मेहनत आज विश्व को कुछ नया ही देने वाली थी। क्या नया देने वाली थी? तो 2 शक्तिशाली कंप्यूटर थे। एक था लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला के अंदर, और एक दूर था जो कि माधवन जी के घर पे था। 2 कंप्यूटर के ऊपर द्रव्य विश्लेषण यंत्र का निर्मित थी। मानव प्रक्षेपण यंत्र में 2 पार्ट यानी कि 2 खंडों में विभाजित थे। यंत्र का एक भाग कहां पर था? तो प्रोफेसर की प्रयोगशाला के अंदर था। और दूसरा भाग वहां से 500 मीटर की दूरी माधवन के घर पे स्थापित था। प्रोफेसर रामेश जी कंप्यूटर के ऊपर अंतिम कमांड दे रहे हैं और गर्व के साथ उसकी स्क्रीन पे देखे जा रहे हैं। और उसके चेहरे के ऊपर खूबसूरत सी विशेषता, आश्चर्यचकितता, आभा, कुछ अलग ही रिएक्शन देखे जा रहे हैं। और इधर उसके सहायक असिस्टेंट माधवन जी भी अपने घर में बैठे हुए हैं और वो दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं कि ये भाई साहब क्या वहां तक पहुंच पाते हैं? कौन? प्रोफेसर रामेश जी। तो प्रोफेसर रामेश जी धीरे धीरे करके मानव प्रक्षेपण यंत्र के लिए कुछ पलों के अंदर कंप्यूटर की प्रोसेस रेडी का सिग्नल देते हैं। प्रोफेसर रामेश अपने सहयोगी माधवन को फोन पर अलर्ट किया। धड़कते दिलों के साथ कंप्यूटर चलित चैम्बर में वो प्रवेश किए और अगले क्षण के अंदर मानव प्रक्षेपण यंत्र जटिल प्रक्रिया को संपादित करने में व्यस्त होने लगा। और फिर क्या होता है? दूसरे छोर पे बैठे हैं माधवन, जो कि दम साधे हुए कंप्यूटर स्क्रीन की आंखें गड़ा रखे हैं। प्रोफेसर का शरीर अपने मूल तत्व को छोड़कर कुछ नया तत्व प्राप्त कर रहे थे। सब कुछ कुछ ही क्षणों के अंदर हो रहा था, लेकिन इस समय माधवन को एक एक क्षण एक एक साल के बराबर लग रहा था। और इसी अंतराल के बीच में अचानक से उसका दिमाग एक घटना कौंध आई। जब जब सहायक माधवन जी फर्स्ट टाइम, पहली बार मिले थे हमारे प्रोफेसर रामेश जी को,
तो ये थोड़े पास्ट की बातें करते हैं। चलो मिलते हैं, देखते हैं कि आखिरकार इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई। तो इस कहानी कुछ पास्ट में जाती है। वो गर्मी के दिन थे। प्रोफेसर रामिश अपने जिगरी मित्र जिसका नाम था आनंद मेहता, उसका एक सिफारिश पत्र लेकर आए थे। कौन? हमारे सहायक यानी कौन? माधवन जी आए थे। किसके पास? प्रोफेसर रामिश के पास। जिगरी दोस्त थे, नाम था आनंद मेहता जी। तो आनंद मेहता जी ने एक पत्र लिखा, और वो पत्र किसको दिया? माधवन जी को। और माधवन जी को बोला कि मेरा खासम खास मित्र है प्रोफेसर रामेश, तो वहां पर चला जा, तुम्हें बहुत ही अच्छी जॉब वगैरह दे देंगे। तो ये सिफारिश पत्र लेकर पहुंच जाते कौन? माधवन जी प्रोफेसर रामेश के पास। पहली बार जब लैब में देखा था माधवन ने, उस समय उसने कंप्यूटर पे वो झुके हुए थे। माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर रामिश सहर्ष उसको अपने साथ काम करने के लिए अनुमति प्रदान कर दे। बोला ठीक है, कल से तुम शुरू कर देना। माधवन ने एक नजर प्रोफेसर के कंप्यूटर पे डाली, जो वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये कर क्या रहे हैं। तो उन्होंने पूछ लिया कि माफ करिए प्रोफेसर रामिश जी, सर जी, आनंद सर ने बताया था कि आप कोई विशिष्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ऐसा कौन सा विशिष्ट प्रोजेक्ट है जो मैं जान सकता हूं क्या? प्रोफेसर रामिश ने माधवन के चेहरे की ओर देखा, जैसे कि वो यकीन कर लेना चाहते थे कि माधवन को अपने प्रोजेक्ट की बात शेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हालांकि माधवन के साथ आनंद की अभी संतृप्ति थी, मतलब अभी सेटिस्फाइड नहीं थे कि कैसे आदमी थे, क्या थे वगैरह। फिर भी कुछ जानकारी देने से पहले उसकी आंखों के अंदर कितनी जिज्ञासा वृत्ति है वो परख लेना चाहते थे। इसलिए प्रोफेसर रामिश ने कुछ क्वेश्चन आंसर शुरू किए माधवन को। एंड माधवन को पूछा कि एक लंबी सांस ली, और फिर ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि मानव प्रक्षेपण के बारे में माधवन जी को बताने लगे। प्रोफेसर ने बात सुनकर माधवन का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। मानव प्रक्षेपण यंत्र? ऐसा मशीन, ऐसा चेंबर जिसके अंदर मनुष्य जाने के बाद वो गायब हो जाता है और कहीं पर भी प्रकट हो सकता है? तो क्या, हाँ, ये पूछो सर क्या ये वास्तव में संभव है क्या? ऐसा पॉसिबल है? हाँ भाई, क्यों पॉसिबल नहीं है? प्रोफेसर रामिश ने माधवन की ओर देखा, जैसे 10 साल का छोटा सा बच्चा ऐसे प्रश्न पूछ रहा है, ऐसा उसको लग रहा था। वे बोले, क्यों भाई, क्यों नहीं भेजा जा सकता है? कहते हुए प्रोफेसर रामिश ने एक क्षण के लिए रुक जाते हैं। फिर माधवन की ओर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न होने के बाद थोड़े रुक जाते हैं। फिर उसने अपनी बात आगे बढ़ाई। अरे भाई, ये तो तुमने 5वीं कक्षा में पढ़ाई होगा कि हर एक वस्तु एक विशेष प्रकार से अणु से यानी कि एटम से बनती है। तो क्या? हाँ बनती है। अब अणु परमाणु से मिलकर बड़ा रूप धारण करती है। तो क्या? हाँ ये भी मुझे पता है। फिर परमाणु अणु का आकार होता है। बोला हाँ ये भी पता है। अब इसी चीज को आप साइंस में क्या कहते थे? तो हम इसको कहते थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पता है ना, साइंस में आप लोगों ने पढ़ा है ना? तो क्या? हाँ मैंने पढ़ा है। हाँ, ये तो बहुत सामान्य सी बात है। माधवन ने उसका समर्थन किया। पर होता कैसे है, क्या आप मुझे ये बता सकते हो? तो क्या? हाँ हाँ, देखो, यदि कोई वस्तु को अगर हम संरचना मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके अगर जोड़ सकते हैं, कर सकते हैं ना, तो क्या? हाँ, तो उसी वस्तु को अणु परमाणु से हम अलग भी कर सकते हैं। प्रोफेसर की बातों का सिलसिला बढ़ने लगा। तो यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी मशीन के अंदर तुम छोटे छोटे पार्ट्स को ज्वाइंट करो और फिर अलग करो। ज्वाइंट करो तो बड़ा रूप, अलग करो तो छोटा रूप। ऐसा तो पता है ना तुम्हें? तो क्या? हाँ ये तो मुझे पता है, ये स्ट्रक्चर तो मुझे सब कुछ पता है। बोला, अच्छा ठीक है, बस इसी तरह से है। माधवन चुपचाप से प्रोफेसर रामेश की जो जो भी बातें समझा रहे थे उसको ध्यान लगा के सुन रहे थे। प्रोफेसर की ये व्यक्तित्व जारी रहा। अब देखो, यह तो रही बनावट की बात। अब आती है कि वस्तु को तरंग में यानी कि अलग अलग वे के अंदर हम उसको कैसे कन्वर्ट करें। ये माध्यम है। तुम्हें मालूम है कि ऊर्जा यानी कि एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती है। बोला हाँ। अब यही स्वरूप को अगर हम परिवर्तित कर दे तो, जैसे कि हम विद्युत ऊर्जा है उसको हम यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या? हाँ, यांत्रिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? तो क्या विद्युत है, अब देखो, हम अगर लाइट ऑन करते तो पंखा चालू हो गया ना, तो वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हुई। उस तरह से पवन चक्की गोल गोल घूमती है तो लाइट बनती है ना। तो क्या? हाँ बस ऐसा ही। इसी तरह से अणु होता है, वो भी हम विद्युत में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या? हाँ, ये आणविक ऊर्जा का उदाहरण ले। तुमने यह ऊर्जा यूरेनियम, थोरियम, इन सब तत्वों को देखा ही होगा। बोला हाँ देखा है। बस यही परमाणु का रिएक्शन से काम आता है।
इससे हम अपनी आसानी से तुम्हें समझा सकते हैं कि कोई भी वस्तु को अपने मूल तत्व को तोड़ा जा सकता है, और अगर वस्तु को सही तरह से लाना है तो हम जोड़ भी सकते हैं। बस यही तोड़ना और जोड़ना, आपस में एक तत्व को दोबारा वापस से उसी तत्व में ले जाना है। बोला हाँ ये तो है। माधव ने उस बात का समर्थन दिया। प्रोफेसर रामेश ने आगे बताया, और हाँ तुम्हें यह भी मालूम होगा कि हमारा शरीर भी अलग अलग प्रकार के सेल से बनता है। हम उसको क्या बोलते हैं? कोश कहते हैं ना। तुम्हें पता है ना? तो क्या, हाँ, कि हालांकि कोई भी वस्तु जीवित प्राणी की संरचना में काफी अंतर होता है, लेकिन जो बात किसी वस्तु के बारे में लागू होती है, उसी तरह से जीवित प्राणियों भी यही बात लागू होती है। अर्थात यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार से किसी वस्तु को अपने मूल तत्वों में विभिन्न विभक्त कर सकते हैं, उसी तरह से हम उसको वापस से ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो क्या, हाँ, बस उसी प्रकार से जीवित प्राणी है, जीवित मनुष्य है, जीवित वस्तु है ना, जीवित वस्तु नहीं पर वस्तु है, इन सबको हम वापस से जोड़ भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। पर यदि दूसरी प्रक्रिया पहली प्रक्रिया के मुकाबले थोड़ी मुश्किल है, अगर हम जोड़ने जाए तो मुश्किल में आ सकता है। ऐसे कहते कहते बोला कि अभी उसी के ऊपर काम चल रहा है हमारा, कि अगर हम उसको अलग तो कर सकते हैं, सारे कोश को, सारे सेल को, सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन अणु और परमाणु को, उसको ज्वाइन करने के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इस तरह से प्रोफेसर रामेश ने एक लंबी सी सांस ली और कंप्यूटर पे वापस से काम करना शुरू कर दिया। अब प्रोफेसर की बात सुनकर माधवन सम्मोहन की अवस्था में आ गया, जैसे हिप्नोटिज्म हो गया। भाई बात तो एकदम सही है, ये तो हमने सोचा ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। एक क्षण के लिए तो कुछ सोच में ही नहीं पाया कि प्रोफेसर का लेक्चर सुन रहा है, उसको प्रसन्नता करे, शंका करे। लेकिन अगले क्षण के उसके दिमाग में एक सवाल उत्पन्न हुआ। उसने बिना हिचकिचाए तुरंत ही पूछ लिया, सर माना कि सारी प्रक्रिया संभव है, पर इससे यह कैसे सिद्ध हो जाता है कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन से दूसरी जगह भेज सकते हैं? ऐसे कैसे पॉसिबल है? कोई भी व्यक्ति को गायब करके थोड़ा भेज सकते हैं। बोला हाँ। माधवन की बात सुनकर प्रोफेसर के चेहरे में हल्की सी मुस्कान आई। वे बोले, मैंने कब कहा कि बिना किसी साधन से हम किसी दूसरी जगह पर भेज देंगे? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से किसी फिल्म को एक खास प्रकार के तरंगों से हम उत्पन्न करवाते हैं, तो क्या, हाँ, अब उसी तरह से उसको पकड़ने के लिए, यानी कि उस तरंग को, उस वेव को पकड़ने के लिए हम अलग अलग घरों के ऊपर कैसे टीवी के स्टेशन को पकड़ने के लिए एंटेना सेट करते हैं ना, टीवी सेट, तो क्या, बस उसी प्रकार से हम भी कुछ ऐसे सेट करेंगे कि यहां से हमने मनुष्य को गायब किया एक चैम्बर के अंदर से, मानव प्रक्षेपण यंत्र के अंदर से, उसी तरह से एक दूसरी जगह पर हम एक मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाएंगे, वो उसको कैच कर लेगा, और वहां पर वो व्यक्ति वापस से पूरा का पूरा डाउनलोड होगा, वो अपने मूल रूप में आ जाएगा। जैसे अलग किया वैसे ज्वाइन करेगा। इस विशेष प्रकार की तरंगे के प्रयोग करके हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति को भेज सकते हैं। जहां पर इस तरंगों का ग्रहण किया जा सकता है, वहां पर तरंगों को वापस से अपने मूल में लाने की काम करेंगे, और इस तरह से हम एक व्यक्ति को एक चैम्बर के अंदर डाल के दूसरे चैम्बर के अंदर को वापस से निकाल सकते हैं। बोला हाँ ऐसा तो हो सकता है। तभी अचानक माधवन की तंद्रा भंग हो जाती है। अब वापस से प्रेजेंट टेंस में आ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या, कि वो जो मानव प्रक्षेपण यंत्र चल रहा था 500 मीटर की दूरी पर, वहां पर कौन थे? प्रोफेसर रामेश लेबोरेटरी में थे, जो कि मानव प्रक्षेपण यंत्र में एंट्री हो गई थी, और इधर 500 मीटर की दूरी पर माधवन के घर के अंदर भी चल रहा था ये मशीन, है ना। वापस से उसको प्रेजेंट टेंस में आ जाता है। मानव प्रक्षेपण यंत्र जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स में उठ रहे थे। अचानक से उसने देखा कि वहां पर धुआं 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 हो गया। माधवन हक्का बक्का हो गया। उसने मॉनिटर के उड़ती उड़ती नजर डाली। प्रोफेसर रामेश का शरीर तरंगों के अंदर कन्वर्ट हो चुका था। प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर के अंदर सब कुछ मिशन से चल रहा था। लेकिन अचानक से ये धुआं हुआ, यानी कि एक दुर्घटना हो गई। और इस दुर्घटना के अंदर क्या हुआ कि माधवन का शरीर पसीने से नहाने लगा। तो ये हमारे सर प्रोफेसर जी रामेश जी आखिर गए कहाँ? उसके मन में कुछ कहते हुए कमरे की सारी ओर देखा उसने। पावर की सप्लाई ऑफ हो गई। माधवन के हाथ पैर फूल गए। उसमें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। उसी समय सिर्फ यंत्र की रडार की प्रणाली ने उसने देखा, उसमें अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर के काम हो रहे थे। प्रक्षेपण यंत्र का नियंत्रण कक्ष जो था, यानी कंट्रोल का, वो फेल हो चुका था, कंट्रोल पावर। उसी के कारण से प्रोफेसर रामेश का जो शरीर है
वो वेव्स के अंदर, तरंग के अंदर कन्वर्ट हो चुका था। प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर कार्य प्रणाली नियंत्रण से बाहर होने लगी। लेकिन सुकून की बात यह थी कि तरंगों में 100% प्रोफेसर कन्वर्ट हो चुके थे। यानी अब वो मानव प्रक्षेपण यंत्र के अंदर नहीं थे, वो तरंग के अंदर कन्वर्ट हो चुके थे। मानव प्रक्षेपण की दूसरी इकाई ठप हो चुकी थी। प्रोफेसर रामेश का जो शरीर है वो तरंग स्वरूप इधर से उधर हवा में, वातावरण में झूला खा रहा है, हवा के बहाव में है। और साथ में प्रयोगशाला के पीछे बहने वाले नालों के ऊपर उसका जो शरीर है या आत्मा है या तरंग है वो इधर से उधर घूम रही है। यहाँ पर माधवन जी तो ढीले पड़े हुए हैं। नव प्रक्षेपण यंत्र की दूसरी इकाई भी ठप हो जाने के कारण से प्रोफेसर रामिश का तरंग स्वरूप उसकी गति खो बैठा था। वो हवा के बहाव के साथ साथ प्रयोगशाला में पीछे बहने वाले नाले की ओर उड़े जा रहे थे। नाले के किनारे बनी हुई छोटी छोटी झोपड़पट्टियों में, झुग्गियों के बाहर काफी सारी चहल पहल में उसकी आत्मा कहो या शरीर कहो या तरंग स्वरूप कहो, वो चहल पहल कर रहा था। वहां पर कभी कभी कोई बंदा शराब पीकर पड़ा हुआ है, दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, पर बातें नहीं, गाली गलौज हो रहे हैं। पास में चेचक या एक रोग है, उसके दो मरीज मरे पड़े हुए हैं या लिपटे पड़े हुए हैं। और उसके थोड़ी दूरी पे बैठे बच्चा खाना खाने के लिए जिद कर रहा है, और माँ के पास ना जल है, ना चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां है, ना खाना है। बच्चों की हालत खराब, मरीज की हालत खराब, इंसान की हालत खराब, और शरीर शराब के कारण से सारी की सारी जो नाले के पास की झुपड़पट्टी है वो बहुत ही गंदगी के साथ भरी पड़ी हुई थी। वहां पर प्रोफेसर रामेश का शरीर तरंग के स्वरूप में इधर से उधर घूम रहा था। और इधर इधर माधवन की दशा तो बहुत ही खराब हो चुकी थी। उसका दिमाग काम नहीं कर पा रहा था कि भाई करे तो करे क्या। फायर ब्रिगेड वालों को फोन कर रहा था, कभी बिजली के मिस्त्री को फोन कर रहा था, अपने आप से बातें कर रहा था, मैं क्या करूं। आखिरकार हमारे प्रोफेसर साहब कहाँ गए। उस क्रूम में उसने करीबन 15 मिनट का समय तो व्यक्त कर दिया, और पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। अचानक माधवन का दिमाग चला। उस तुरंत ही मानव प्रक्षेपण यंत्र का जो स्विच था उसका पावर बॉक्स निकाल लिया और सीधे बिजली के स्विच के साथ जोड़ दिया। देखते ही देखते पूरा कमरा रोशनी से भर गया और मानव प्रक्षेपण यंत्र फिर से सक्रिय होने लगा। अब धीरे धीरे करके संयोग की बात यह है कि प्रोफेसर का शरीर अभी भी नियंत्रण कक्ष की सीमा के आसपास ही चल रहा था। मशीन की कार्य प्रणाली ऑन होते ही तरंगे धीरे धीरे करके रिसीव होने लगे, डाउनलोड होने लगे, गोल गोल रिसीव घूमने लगा, और कुछ ही क्षण के अंदर तरंग जो है वो प्रक्षेपण यंत्र के अंदर रिसीव प्रणाली चालू हो गई। उसकी कार्य प्रणाली पुनः उस तरंगों के अंदर मूल स्वरूप के अंदर परिवर्तित करने लगे। माधवन ने जल्दी से रिसीवर का चैम्बर के पास गया और उसके बटन दबाने शुरू कर दिए। चंद ही क्षण के अंतराल के अंदर रिसीवर ने सारी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न की, और उसी क्षण के अंदर रिसीवर के चैम्बर में हलचल हुई। प्रोफेसर रामिश बाहर आ गए। माधवन अपनी उत्तेजना के साथ उसके पास गए, उसको संभाल नहीं सके। वह लपक कर प्रोफेसर के पास पहुंच गए और उन्हें अपनी बाहों में भींच लिया। लेकिन अगले ही क्षण प्रोफेसर अचेतन शरीर के साथ माधवन की बाहों में गिर पड़े। माधवन ने प्रोफेसर की बगल के कमरे में लेटा दिया और बिना कोई समय गवाए डॉक्टर को तुरंत ही इंफॉर्म किया, फोन किया। एंड डॉक्टर साहब तुरंत ही घर पे आ गए चेकअप के लिए। डॉक्टर के आते ही प्रोफेसर का चेकअप किया गया। उन्होंने प्रोफेसर रामेश को एक इंजेक्शन लगाया और फिर दिशा निर्देश दिए, भाई ऐसा करना, वैसा करना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना है। लगभग आधा घंटा हो गया। प्रोफेसर रामेश के होश आए। उसने देखा कि माधवन की जान में अब जान आई। वो बोले, हाश चलो, प्रोफेसर रामेश को अब कुछ नहीं हुआ है। पर तुरंत ही जाके बोला, बधाई हो प्रोफेसर रामेश जी, बधाई हो। हमारा प्रयोग आगे बोल ही नहीं पाए। प्रोफेसर रामेश के मस्तिष्क पे काफी उथल पुथल मनी हुई थी। एक और उसके वर्षों की मेहनत और उसका फल था, उसका महान आविष्कार था जो पूरे भारतवर्ष में एक नई क्रांति ला सकता था, संपूर्ण विश्व में दिल दहलाने वाली बातें रखने वाला था। और दूसरी ओर दूसरी ओर था वो नली, नाला, झोपड़पट्टी, गरीबी। उसका जो उसने अनुभव किया था वो था। उसे अभी भी थोड़ी देर पहले ही जो उसने देखा था दृश्य, कि भारत के अंदर, समाज के अंदर, दुनिया के अंदर अभी भी गरीबी है, भुखमरी है, शराब है, चेचक जैसी बीमारी, और मैं क्या कर रहा हूं, मानव प्रक्षेपण यंत्र बना रहा हूं। नाले की गंदगी तो दूर नहीं कर पा रहा हूं, नाले का सदाड़ मार रही है और किनारे को बदबदाती मानवता को मैं दूर नहीं कर पा रहा हूं। और यहां पर
मैं संपूर्ण व्यक्तित्व कुछ अलग ही लग रहा था कि पहले तो मुझे इसका सॉल्यूशन लाना चाहिए, फिर मुझे दूसरा करना चाहिए, ऐसा प्रोफेसर रामिश को लगा। पर ये बात माधवन समझ पा रहे नहीं थे। ठीक उसी क्षण माधवन की बात उसके कानों तक पहुंची। उन्होंने रामेश की बात बीच में ही काट दी। प्रयोग? कौन सा प्रयोग भाई? अभी तो मुझे बहुत और काम शुरू करना बाकी है। इस देश में लाखों नागरिकों को कुपोषण से बचाना है, उसको जीवन की न्यूनतम सुविधा, कम से कम की सुविधा मुझे प्रोवाइड करनी है। ये बहुत ही बड़ा काम है और अभी भी उसकी शुरुआत होनी बाकी है। ऐसे कहते कहते प्रोफेसर रामिश खड़े हुए, अपने कमरे से बाहर निकल गए। माधवन हैरान परेशान होके उसके पीछे भागा। वो समझ नहीं पा रहा था कि इतना बड़ा जो आविष्कार है उसको प्रोफेसर रामेश स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। इसी दुर्घटना के दौरान प्रोफेसर रामेश क्या गए, कहाँ गए, क्या बीती, वो नहीं जानता था। उसका फैसला ऐसा क्यों लिया, वो भी नहीं समझ पा रहे थे। इसलिए माधवन तुरंत ही उसके पीछे भागता है, परंतु तब तक हमारे प्रोफेसर रामेश जी अपने लेबोरेटरी को निकल गए थे। इस तरह से आप देखो, साइंस फिक्शन की कोई भी बात है, अच्छाइयाँ आती है तो साथ में बुराइयां भी लाती है, पर अच्छाइयों को अच्छाइयों के साथ ही करो। मार्वल की इतनी सारी सीरीज देखी होगी, है ना, उसमें सारे के सारे सुपरमैन है, वो सुपरमैन की सारी परेशानी भी तो है। आप कार्टून देखो तो कार्टून में कितना साइंस फिक्शन बताते हैं, पर उसमें भी परेशानी तो है। तो जीवन के अंदर जहां पर हम नई शुरुआत करते हैं, वहां पर एक खराब चीज भी आपका इंतजार कर रही है। आपको यहां से बहुत कुछ बोध मिलता है। आप कार्टून देखो, पर कार्टून बनाने के लिए कितने सारे लोगों की मेहनत है, उसको भी देखो। आशा करता हूं ये मोरल आपके जीवन में बहुत फायदा दिलाएगा। और ये चैप्टर कैसा लगा मुझे जरूर बताएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।